गुड मॉर्निंग। कल मैंने आप लोगों को सम दिया था, ये 15A और 15B, राइट? किया आप लोगों ने सॉल्व? तो कल हम लोगों ने सेक्शन नंबर 54 और 54EC, ये दो सेक्शंस हमने कल डिस्कस किए थे। सेक्शन नंबर 54 अगर आप याद करोगे तो किसको एप्लीकेबल था ये सेक्शन? इंडिविजुअल एंड HUF को। अगर एक इंडिविजुअल एंड HUF ट्रांसफ़र करेंगे क्या, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और वो ट्रांसफ़र करने पे उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, तो अगर उनको टैक्स बचाना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? एक दूसरी प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी में जब आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो या तो आप दूसरी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो या तो आप दूसरी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। परचेस करना होगा तो टाइम लिमिट इज 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर्स आफ्टर। कंस्ट्रक्शन करना होगा तो विद इन 3 ईयर्स। जैसे ही आप इन्वेस्ट करोगे यू विल गेट एग्जम्पशन। कितना एग्जम्पशन मिलेगा? या तो अमाउंट इन्वेस्टेड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, विच एवर इज लोअर। मैक्सिमम एग्जम्पशन ये सेक्शन के अंदर हो सकता है 10 करोड़। और जो न्यू हाउस प्रॉपर्टी है वो इंडिया में होनी चाहिए, एंड उसके ऊपर लॉक इन पीरियड आ जाएगा 3 ईयर्स का। अब अगर आप 3 ईयर्स में वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दोगे तो यू विल कैलकुलेट रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ सच असेट, एंड व्हाट इज रिवाइज्ड कॉस्ट? दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट माइनस अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन। अब अगर आप एक प्रॉपर्टी बेचते हो और सामने दो प्रॉपर्टीज खरीदोगे तो कहना इसे आपको एग्जम्पशन दोनों का मिलेगा, लेकिन उसके लिए जो ओल्ड प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर किया है उस पर जो गेन होना चाहिए वो होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़। एंड दिस बेनिफिट यू विल गेट वंस इन अ लाइफ टाइम। फिर 54EC करके हमने पढ़ा था। 54EC इज एप्लीकेबल टू ऑल असेसीज। अब ऑल असेसीज में अगर वो लोग लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर करेंगे एंड देर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंड अगर टैक्स बचाना है तो इन्वेस्ट करो इन बॉन्ड्स। बॉन्ड्स ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन। आपको ये बॉन्ड्स खरीद लेने हैं विद इन 6 मंथ्स, और जैसे ही आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया यू विल गेट एग्जम्पशन अमाउंट इन्वेस्टेड और गेन अमाउंट विच एवर इज लोअर। मैक्सिमम एग्जम्पशन ये सेक्शन में होगा 50 lakhs। बॉन्ड्स के ऊपर लॉक इन पीरियड आ जाएगा 5 ईयर्स का, कि 5 ईयर्स तक आप ये बॉन्ड्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, एंड बॉन्ड शुड नॉट बी गिवन एज सिक्योरिटी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अगर आपने बॉन्ड्स ट्रांसफर कर दिए विद इन 5 ईयर्स तो क्या होगा? तो बॉन्ड्स के ऊपर आप कैपिटल गेन्स अलग से कैलकुलेट करो और जितना आपको एग्जम्पशन मिला था वो टैक्सेबल हो जाएगा। एंड अगर आपने बॉन्ड्स को एज अ सिक्योरिटी दे दिया तो सिर्फ एग्जम्पशन टैक्सेबल होगा। मैंने जो आपको पता है 54 में लिखा था वो नहीं करना है, वही चीज़ 54EC में फॉलो करनी है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्रोविजन हम लोगों को डिस्कस करना है वो है सेक्शन नंबर 54F। अब ये सेक्शन में तुम्हारे साइड से एक गलती होती है, बराबर से समझना क्या है ये प्रोविजन। पहले तो ये प्रोविजन किसको एप्लीकेबल है बोलो? इंडिविजुअल एंड HUF को। अगर असेसी इंडिविजुअल है या असेसी HUF है और असेसी ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर क्या ट्रांसफर किया जा रहा है? ट्रांसफर किया जा रहा है एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट।
any long term capital asset. It can be shares, it can be debentures, it can be bonds, gold, silver, कुछ भी, any long term capital asset is transferred. तो इसके ऊपर नेचर ऑफ गेन क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा. अब तुम कोई भी असेट ट्रांसफर कर रहे हो एंड देयर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तुम्हें अगर उस पर टैक्स बचाना है, क्या करो? पैसा इन्वेस्ट करो. कहां पे इन्वेस्ट करो? या तो परचेस करो, या तो कंस्ट्रक्शन करो ऑफ वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया. और इसी रीजन के वजह से यहां पे उन्होंने लिखा है एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट एक्सक्लूडिंग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. क्यों? क्योंकि अगर हाउस प्रॉपर्टी और हाउस प्रॉपर्टी है तो अपन ने कल ही सेक्शन पढ़ा था 54. ये सेक्शन क्यों बनाया है कि आप कोई दूसरा असेट ट्रांसफर करोगे और हाउस प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो हम आपको 54F में एग्जम्पशन देंगे. सो अगर समझो आपने गोल्ड बेचा, सिल्वर बेचा या शेयर्स बेचे, प्रेफरेंस, इक्विटी, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कोई भी असेट बेचा, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है और आपको टैक्स बचाना है तो यू इन्वेस्ट कहाँ पे? आइदर परचेज और कंस्ट्रक्ट वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया. अब क्वेश्चन आ रहा है, सर कितने टाइम में इन्वेस्ट करना है? टाइम लिमिट क्या है इन्वेस्ट करने का? तो टाइम लिमिट जो है ना वो है सेम एज सेक्शन नंबर 54. मतलब परचेज के लिए 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर्स आफ्टर, कंस्ट्रक्शन के लिए 3 ईयर्स आफ्टर. सो टाइम लिमिट सेम है जो अपन ने 54 में पढ़ी थी. अब एक गलती नहीं करनी है, जैसे ही तुम इन्वेस्ट करोगे क्या मिलेगा आप लोगों को? एग्जम्पशन. अब क्वेश्चन आ रहा है कितना एग्जम्पशन मिलेगा, तो उसके लिए लेट अस टेक वन एग्जांपल कि कितना एग्जम्पशन मिलेगा. समझो आप लोगों ने कोई भी एक लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट ट्रांसफर किया है एक्सक्लूडिंग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. तो एग्जांपल यू कैन टेक गोल्ड, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कोई भी असेट, एंड ये असेट ट्रांसफर किया. आपका जो FVOC आया है वो है 100 lakhs. आपके ट्रांसफर एक्सपेंसेस हुए थे 2 lakhs के. 98 lakhs इज योर नेट कंसिडरेशन. माइनस आपने किया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स कॉस्ट, जो भी था तभी, जो असेट लॉन्ग टर्म होगा, जो भी रूल्स अप्लाई होंगे तब के. आपको 80 lakhs का क्या आ गया था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अब अगर आपको ये 80 lakhs के ऊपर टैक्स बचाना है, भरना नहीं है, तो आप क्या करो? पैसा इन्वेस्ट. कहाँ इन्वेस्ट करो? इन हाउस प्रॉपर्टी. कहाँ खरीदो ये हाउस प्रॉपर्टी? इंडिया में. अब मैंने आपको कल तक क्या सिखाया था कि इफ सपोज इन्वेस्टमेंट इन हाउस प्रॉपर्टी इज 70 lakhs, so you will get exemption of 70, 10 lakhs is taxable. If investment in house property is 90 lakhs, you will get exemption of 80 lakhs and nothing is taxable. बट अब ये वाले केस में ना ऐसा रूल नहीं है. यहाँ पे रूल क्या है कि अगर आपको 80 lakhs का एग्जम्पशन चाहिए, 80 lakhs का क्या चाहिए? एग्जम्पशन. आपको चाहिए कि ये पूरा का पूरा 80 lakhs क्या हो जाए? एग्जम्प्ट हो जाए. तो फिर आपको है ना, आपको जितना पैसा मिला है ये असेट बेच के वो सारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. अब आपको ये असेट बेच के कितना मिला है, आपके जेब में कितना आया है? तो 98 lakhs आया है. तो यू इन्वेस्ट 98 lakhs, you will get exemption of 80 lakhs. Now if you invest 98 lakhs or more than 98 lakhs, then entire long term capital gain is exempt. But if suppose investment is less than 98 lakhs, you will get exemption, but your exemption is proportionate exemption. तो इसका मतलब अगर समझो मैं इन्वेस्ट करूं सिर्फ 70 lakhs,
तो फॉर्मूला क्या बनेगा कि इफ आई इन्वेस्ट 98 lakhs आई विल गेट एग्जम्पशन ऑफ 80 lakhs. इफ इन्वेस्टमेंट इज 70 lakhs एग्जम्पशन इज हाउ मच. तो अब अगर मुझे कोई बोले कि इसमें से अपने को एग्जम्पशन कैलकुलेट करना है अंडर सेक्शन 54F, तो हाउ मच एग्जम्पशन यू विल गेट. तो मैं बोल सकता हूं देखो 80 lakhs. व्हाट इज 80 lakhs? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय 70. व्हाट इज 70 lakhs? अमाउंट इन्वेस्टेड इन हाउस प्रॉपर्टी, बराबर. अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन. So it is 80 lakhs multiplied by 70 lakhs डिवाइड बाय जो भी आंसर आया दैट इज योर एग्जम्पशन एंड बैलेंस इज टैक्सेबल. ये गलती मत करना. आप लोग है ना इधर ये फॉर्मूला भूल जाते हो. सो आपको कोई पूछे कितना एग्जम्पशन मिलेगा तो इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन. एक तो ये गलती कि तुम्हें ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, और दूसरी गलती ये वाले केस में ना, ये वाले केस में आपका मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्टेड जो है ना, मैक्सिमम वो आप ले सकते हो 10 करोड़. गलती मत करना. कल जो मैंने सेक्शन करवाया था उसमें मैक्सिमम एग्जम्पशन 10 करोड़ था एंड मैक्सिमम एग्जम्पशन 50 lakhs था. यहां पे एग्जम्पशन इज नॉट 10 करोड़, यहां पे अमाउंट इन्वेस्टेड इज 10 करोड़. इंस्टाग्राम पे काफी रील्स चलती रहती है, उसमें तुम देखोगे तो कुछ लोगों ने तो क्लेम कर लिया कि एग्जम्पशन इज 10 करोड़. तो वो गलत है. एग्जम्पशन 10 करोड़ नहीं है, अमाउंट इन्वेस्टेड. मतलब अगर आपने जो घर खरीदा है वो 12 करोड़ का खरीदा है, तो जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे यू विल यूज 10 करोड़. तो एग्जम्पशन 10 करोड़ नहीं होगा. वो समझा ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो वो गलती मत करना. अच्छा, उसके प्रीवियस दोनों सेक्शन में एग्जम्पशन के ऊपर लिमिट है, यहां पे अमाउंट इन्वेस्टेड 10 करोड़ होगा. एंड अब इस पे क्या आ जाएगा? लॉक इन पीरियड 3 साल का लॉक इन पीरियड है इस पे. एंड अब इफ ट्रांसफर्ड बिफोर 3 years तो क्या करोगे? तो कैलकुलेट कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी प्लस एग्जम्पशन इज टैक्सेबल. एग्जम्पशन इज टैक्सेबल. बैठा दिमाग में बैठा आपके? अब ये किसकी तरह हो चुका? 54EC की तरह. सो 54EC की तरह है, मतलब जो मैंने आपको 54 में सिखाया था नहीं करना है कि नहीं, सब वो यहां पे फॉलो करना है. अब ध्यान देना. अब यही जो प्रोविजन है इसमें अपन यही वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते आगे कि इफ सपोज दिस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विद इन 3 years, तो ये प्रॉपर्टी का सेलिंग प्राइस आएगा आपको कुछ ना कुछ. सेलिंग प्राइस समझो, एग्जाम्पल लो के 90 lakhs आया, तो आपने जो हाउस प्रॉपर्टी बेची उस पे पहले कैपिटल गेन्स आएगा. FVOC 90 lakhs, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 70 lakhs था. क्या आएगा? 20 lakhs. या तो ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म, डिपेंड कर रहा है कि आप कब बेच रहे हो. 2 साल के अंदर बेचोगे तो शॉर्ट टर्म, 2 साल के बाद बेचा और 3 साल के अंदर बेचा तो लॉन्ग टर्म. एंड जितना भी आपको एग्जम्पशन मिला था वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा. मतलब यहाँ पे जो अमाउंट आया होगा ना, अमाउंट ये टैक्सेबल हो जाएगा. समझा इतना? तो ये कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग? 54F. अच्छा, अगर तुम हाउस प्रॉपर्टी बेच के हाउस प्रॉपर्टी खरीदोगे तो, अगर तुम कोई दूसरा असेट बेच के हाउस प्रॉपर्टी खरीदोगे तो 54F.
अब 54F के अंदर कुछ एडिशनल कंडीशंस हैं जो आप लोगों को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ये एडिशनल कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हुई तो ही एग्जाम्शन आप क्लेम कर सकते हो। अब एग्जाम में ये एडिशनल कंडीशंस को टारगेट नहीं करते हम लोग, बट ठीक है, हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कब कोई क्वेश्चन आ जाए हमें पता नहीं है। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन समझने जैसा है, बाकी दो एडिशनल कंडीशंस इजी है। क्या है ये? असेसी शुड नॉट ओन मोर देन one residential house property in India, excluding property purchased in 1 year before option. Assessee should not own more than one residential house property in India, excluding property purchased in 1 year before option. अब इसका मतलब क्या? समझो कि आज 10th जनवरी 2025 है, आपके पास ये टाइम पे 0 हाउस प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई घर नहीं है, प्लस आपके पास कुछ गोल्ड है। गोल्ड, आपने ये गोल्ड क्या किया है? ट्रांसफर। अब जिस दिन आप कोई भी असेट बेच रहे हो, जिस दिन आप कोई भी असेट बेच रहे हो, आपके पास या तो घर होना ही नहीं चाहिए या फिर होना चाहिए लेकिन एक से ज्यादा नहीं। अब आपके पास तो घर है ही नहीं, आपने गोल्ड बेचा। अब ये 2 साल के पीरियड में या 3 साल के पीरियड में आपने एक घर में इन्वेस्ट किया, 2 या 3 साल, 2 साल मतलब परचेज के लिए और 3 साल मतलब कंस्ट्रक्शन। तो क्या आपको 54F का एग्जम्पशन मिलेगा ये वाले केस में? तो आंसर इज यस। अगर आपके पास समझो एक घर है, एक घर, और आपके पास कुछ गोल्ड पड़ा था, आपने ये गोल्ड को क्या किया? ट्रांसफर किया, और अब आपने और एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज की। तो जिस दिन आप गोल्ड ट्रांसफर कर रहे हो, क्या उस दिन आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है? एक से ज्यादा नहीं है। क्या आपको 54F में बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज यस। अच्छा, अब समझना, अब आपके पास समझो यहां पे 2 घर है पहले से ही, और आपके पास कुछ गोल्ड है, और आपने ये गोल्ड क्या किया है? ट्रांसफर। अब आपके पास पहले से ही 2 घर है, लेकिन अब हुआ क्या समझना, ये जो बैकवर्ड 1 ईयर था ना, बैकवर्ड 1 ईयर, आपने क्या किया था? ये 2 घर में से समझो एक घर लास्ट 1 साल में ही खरीदा था। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि आप गोल्ड बेचने वाले हो, तो आपने पहले घर खरीद लिया और फिर आपने गोल्ड बेचा है। तो ये घर क्यों खरीदा, ये वाला घर? क्योंकि आपको एग्जम्पशन लेना था। तो ये घर के सामने तो आप एग्जम्पशन लोगे, और एक घर आपके पास उसके पहले से था। अब आपको एग्जम्पशन लेने के लिए आपने ये घर खरीदा, तो जो घर आपने एग्जम्पशन के लिए खरीदा है उसको हटा दो। उसके अलावा कितने घर है आपके पास? एक। आप 54F में ले सकते हो। अरे अब खरीदने की जरूरत नहीं है ना आपको 2 साल में, क्यों? अरे खरीद लिया ना पास्ट 1 ईयर में। अच्छा, ये वाले केस में समझो ये एक घर पहले से था आपके पास, लास्ट 1 ईयर में नहीं खरीदा था, तो अब आपको गोल्ड ट्रांसफर करने पे एग्जम्पशन मिलेगा, प्रोवाइडेड आप खरीदो 2 साल में। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, देखो 2 घर है आपके पास, गोल्ड आपने ट्रांसफर किया, और ये दोनों के दोनों घर आपने लास्ट 1 साल में ही खरीदे थे। बोलो, मिलेगा एग्जम्पशन? यस के नो? आंसर इज यस, बट सिर्फ एक घर का ही मिलेगा, क्योंकि एक घर के सामने आप एग्जम्पशन लोगे तो बचे कितने? एक ही बचा ना।
क्या नहीं से चलेगा। चलो अब वाले केस में आप मुझे एक्सप्लेन करो। पहले से आपके पास 2 घर थे, लास्ट 1 साल में कुछ भी नहीं खरीदा है, 2 हाउस प्रॉपर्टी यहां पे थी आपके पास और आपने गोल्ड ट्रांसफर किया। अब आपको एग्जम्पशन लेना होगा तो कहने से इधर खरीदना पड़ेगा एक। अरे लास्ट 1 साल में नहीं खरीदा है ना, तो अब इधर तुमने एक घर खरीदा, बोलो मिलेगा एग्जम्पशन? नहीं मिलेगा एग्जम्पशन, मिलेगा ही नहीं एग्जम्पशन। अच्छा समझो तुम्हारे पास इधर 3 घर है, 3 तुमने गोल्ड ट्रांसफर किया। अब ये 3 घर में से लास्ट 1 साल में एक घर खरीदा था और उसके पहले से 2 घर थे, मिलेगा एग्जम्पशन? नहीं। अगर इसके सामने भी हम एग्जम्पशन ले तो बचे कितने? 2, विच इज मोर देन 1, कहने से नहीं मिलेगा एग्जम्पशन। बैठ रहा है दिमाग में, बैठ रहा है। अब पढ़ो कंडीशन। असेसी शुड नॉट ओन मोर देन 1 रेसिडेंट, एक घर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो एक घर का जब तुम काउंटिंग कर रहे हो दैट टाइम यू विल एक्सक्लूड प्रॉपर्टी विच इज परचेज्ड इन लास्ट 1 ईयर ऑप्शन। बैकवर्ड 1 ईयर ऑप्शन में अगर तुमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, कहने से उस प्रॉपर्टी को हटा दो, क्योंकि उसके सामने तो तुम एग्जम्पशन लेने वाले हो, तो वो प्रॉपर्टी को हटा दो। बैठा दिमाग में क्या नहीं बैठा? सेकेंड, assessee should not purchase another property for 2 years from the date of transfer। मतलब क्या? अभी तुमने एक प्रॉपर्टी खरीद के एग्जम्पशन ले लिया ना, बस अब 2 साल तक कोई प्रॉपर्टी खरीदना ही नहीं है। एंड थर्ड कंडीशन, असेसी शुड नॉट कंस्ट्रक्ट अनदर मतलब जिसके सामने एग्जम्पशन ले लिया वो छोड़ के, अनदर प्रॉपर्टी फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। 2 साल तक नया प्रॉपर्टी खरीदो मत, 2-3 साल तक नया प्रॉपर्टी बनाओ मत। अब ये कंडीशन सारी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी तुम्हें। तुम समझो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं से ये आपको डेट ऑफ ट्रांसफर पे ही पता चल जाएगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, क्योंकि ये हमें चेक करना है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ओनली। मतलब अगर समझो आज आप कोई असेट बेच रहे हो तो आज ही आपको पता चल जाएगा कि क्या आप 54F में जा सकते हो कि नहीं। बट तुम समझो ये वाली 2 कंडीशन फ्यूचर ईयर पे डिपेंड करती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने ऑलरेडी एग्जम्पशन ले लिया हो, एग्जम्पशन लेने के बाद आपने कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी या दूसरी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की, तो आपको जो भी एग्जम्पशन मिला था वो टैक्सेबल हो जाएगा। समझा? पक्का? कौन सा सेक्शन है ये? एफ। अब हम आते हैं और एक प्रोविजन पे 54B। अब इसमें हाँ, आपने क्या क्या बेचा है? एक शॉप बेची और एक, तो हाउस प्रॉपर्टी के सामने आप हाउस प्रॉपर्टी 54 में ले लो। अभी समझो कि आपने एक शॉप हाउस प्रॉपर्टी बेचा, उस पर गेन आया समझो 60 लाख का, बराबर, और एक शॉप बेची, उस पर गेन आया समझो कि 1 करोड़ का। तो आपने नया घर खरीदा है 2 करोड़ का, तो पहले 2 करोड़ में से 60 लाख 54 में ले लो एग्जम्पशन। कितना और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है आपका? 1 करोड़ 40 लाख है, तो 1 करोड़ 40 लाख को 54F में लेके जाओ, उधर प्रपोर्शनेट करना। फिर चलो 54B। अब ये सेक्शन के अंदर एक प्लानिंग पॉसिबल है, बराबर से समझना। अब ये सेक्शन जो है क्या लिखा है, किसको एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल एंड HUF को। क्या ट्रांसफर होना चाहिए यहाँ पे? ट्रांसफर होना चाहिए एग्रीकल्चर लैंड इन which is used for agriculture purpose for preceding 2 years by individual or his parents or HUF। अब याद रखना ये ट्रांसफर
में कंपल्सरी एक्विजिशन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अगर याद करोगे तो मैंने आपको पहले एक सेक्शन करवाया था 1037 करके। 1037 इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड HUF अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो यूज हो रही है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फॉर प्रीसीडिंग 2 ईयर्स और उसका कंपल्सरी एक्विजिशन होता है तो सारा का सारा गेन एग्जम्प्ट हो जाता है। ऐसा कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? सारा का सारा गेन क्या हो जाता है? एग्जम्प्ट। तो अगर गेन एग्जम्प्ट ही है तो फिर तुम्हें एग्जम्पशन की क्या जरूरत है 54B के? तो अगर समझो आपके पास एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है जो लास्ट 2 साल से एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही है और समझो वो जो लैंड थी वो आज तुमने बेची तो कहना इसे 1037 इज नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं है। 1037 बोलो हाँ के ना? तो 54B में तुम एग्जम्पशन ले सकते हो। सो आप समझो इधर असेसी कौन है? पहले तो असेट कौन सा होना चाहिए? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, बट अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ऐसी होनी चाहिए जो यूज हुई है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फॉर प्रीसीडिंग 2 ईयर्स। अब वो लैंड समझो सेल हो चुकी, मैं क्या बोल रहा हूं, कंपल्सरीली अक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि कंपल्सरी अक्वायर्ड होगी तो गेन वैसे ही एग्जम्प्ट है, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं वो समझा आपको? पता है ना अपन ने ये 1037 स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है सेक्शन। अब तुम्हें अगर टैक्स बचाना है, क्योंकि इधर जो भी गेन आएगा अगर तुम समझ पा रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होगा, बिकॉज वन ऑफ द कंडीशन इज दैट यू शुड यूज लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फॉर प्रीसीडिंग 2 ईयर्स। 2 ईयर्स मतलब 24 मंथ्स, मतलब कहने से लॉन्ग टर्म तो हो ही चुका आपका असेट। अब तुम्हें अगर टैक्स बचाना है, क्या करो? इन्वेस्ट कहां पे? नया एग्रीकल्चर लैंड खरीदो। कितने टाइम में खरीदो? 2 ईयर्स में खरीदो। तुम्हें एग्जम्पशन मिलेगा कितना? और गेन अमाउंट विच एवर इज लोअर, एंड लॉक इन पीरियड आ जाएगा कितना? एंड 3 साल में अगर तुमने बेच दिया तो कैलकुलेट रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ न्यू असेट। व्हाट इज रिवाइज्ड कॉस्ट? इट इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन। मतलब ये किसकी तरह हो चुका पता है? 54 की तरह। बैठ रहा है दिमाग में? अब इधर क्या प्लानिंग पॉसिबल है? समझो कि आपने एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड सेल की और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 2 करोड़ का। अब क्या करो पता है? तुम नया एग्रीकल्चर लैंड खरीदो, बट रूरल में खरीदना। कितने का? 2 करोड़ का खरीदो। ये 2 का 2 करोड़ एग्जम्प्ट हो गया, इधर टैक्स 0 हो गया। अब क्या करो? नेक्स्ट डे ही जाके ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेच दो। नेक्स्ट डे ही बेच दो, कहने से तुमने लॉक इन पीरियड फॉलो नहीं किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों करनी है रिवाइज्ड कॉस्ट कैलकुलेट? तुम्हें रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे टैक्स ही नहीं लगने वाला है, क्योंकि वो कैपिटल असेट ही नहीं है। इसमें फायदा क्या हुआ कि आपका एग्जम्पशन भी आपने ले लिया, प्लस 3 साल का पैसा ब्लॉक भी नहीं हुआ आपका। आपने लॉक इन पीरियड भी फॉलो नहीं किया और आपका एग्जम्पशन भी आ गया। बट दिस थिंग इज पॉसिबल ओनली इफ यू इन्वेस्ट इन अ रूरल एग्रीकल्चर। सिर्फ अर्बन नहीं, अर्बन होगा तो गया खत्म, फिर तो रखना पड़ेगा 3 साल के लिए। रूरल एग्रीकल्चर लैंड। सो ये सेक्शन के अंदर अभी भी ये प्लानिंग पॉसिबल है, तुम कर सकते हो। सो ये आपका कौन सा सेक्शन कंप्लीट हुआ? देखो अब सेक्शन सारे सेम लाइंस पे है। असेसी कौन है, असेट कौन सा है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, वही सब याद रखना है। 54D, इस पे भी 4 मार्क का क्वेश्चन आता रहता है कभी कभी। ये सेक्शन किसको एप्लीकेबल है? तो सेक्शन इज एप्लीकेबल टू ऑल असेसीज। सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल है किसको? बोलो, ऑल असेसीज। क्या होना चाहिए यहां पे? तो कंपल्सरी एक्विजिशन होना चाहिए। कौन सी चीज का कंपल्सरी एक्विजिशन होना चाहिए? लैंड, बिल्डिंग और बोथ विच वॉज यूज्ड एज अ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई एक फैक्ट्री थी, अब फैक्ट्री थी तो फैक्ट्री आपने पहले एक लैंड खरीदी और फैक्ट्री उस पर बनाई थी, और अब वो फैक्ट्री का क्या हो चुका है? कंपल्सरी एक्विजिशन। तो आपका लैंड भी चला गया और बिल्डिंग भी चला गया। अब इसके ऊपर आपको जो गेन आ रहा है, गेन दैट कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। क्योंकि थोड़ा सा दिमाग चलाओगे ना
बिल्डिंग पे जो गेन आएगा ना, बिल्डिंग पे, दैट विल बी ऑलवेज शॉर्ट टर्म. व्हाई? बिकॉज बिल्डिंग व्हेन इट इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इट बिकम्स अ डेप्रिशिएबल असेट. एंड आपको याद हो तो मैंने आपको एक नोट करवाई थी कि वेन एवर यू विल ट्रांसफर डेप्रिशिएबल असेट, गेन और लॉस इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म. तो बिल्डिंग पे हमेशा शॉर्ट टर्म होगा, लैंड पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकता है. अब तुम्हें अगर टैक्स बचाना है, अच्छा इधर ट्रांसफर वर्ड नहीं है, ट्रांसफर का एक ही पार्ट है क्या, कंपलसरी एक्विजिशन. मतलब अगर तुम्हारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है विच इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और वो तुमने सेल कर दी, यानी से दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल. उसका होना चाहिए कंपलसरी एक्विजिशन. और अब तुम्हें टैक्स बचाना है, क्या करो, पैसा इन्वेस्ट, नई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदो जो आप यूज करोगे एज अ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, और 3 साल में आप लोगों को खरीद लेना है. आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, अमाउंट इन्वेस्टेड और गेन अमाउंट विच एवर इज लोअर. एंड आपका लॉक इन पीरियड आ जाएगा कितना, 3 इयर्स का, और वो फॉलो नहीं किया तो रिवाइज्ड कॉस्ट. सो ये आपके 5 सेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं. 54, 54 EC, 54 F, 54 B एंड 54 D. बैठा, दिमाग में बैठा आपके? चलो अब पहले तो आप लोग सेक्शन 54 लिखेंगे. चलो बढ़ते हैं आगे. चीज़ें क्लियर हो रही है आप लोगों को? ओके. अब फ्रेंड्स, अब मुझे आप लोगों को पहले तो एक समरी दे देना है सेक्शन 54, 54 EC, 54 F एंड 54 D. पहले तो अपन क्या पढ़ रहे थे कि ये प्रोविजंस कौन से असेसी को अप्लाई होगा. ये इंडिविजुअल एंड HUF, ऑल असेसीज, इंडिविजुअल एंड HUF, इंडिविजुअल एंड HUF एंड ऑल असेसीज. नेक्स्ट, कौन सा असेट ट्रांसफर होना चाहिए? तो इधर था रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, इधर था लैंड, बिल्डिंग और बोथ, इधर था एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट एक्सक्लूडिंग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. 54B में इट वाज अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, बट सिर्फ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं, इट इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फॉर प्रीसीडिंग 2 years. याद आ रहा है ना? और यहाँ पे था लैंड एंड बिल्डिंग यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. बराबर. चलो उसके बाद नेचर ऑफ गेन क्या होना चाहिए? नेचर ऑफ गेन, यह सेट ट्रांसफर हुआ तो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है? इन्वेस्टमेंट तो इधर लिख सकता हूँ 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया. इधर इन्वेस्ट करना है इन बॉन्ड्स, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन. फिर इधर वापस से इन्वेस्ट करना है इन 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया. इधर इन्वेस्ट करना है इन एग्रीकल्चर लैंड, इधर लैंड एंड बिल्डिंग विच इज यूज फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. अच्छा, इधर याद रखना इसका सिर्फ कंपलसरी एक्विजिशन ही चलेगा. फिर आता है टाइम लिमिट, कितने टाइम में इन्वेस्ट करना है? तो इधर परचेज के लिए 1 year बिफोर, 2 years
कंस्ट्रक्शन के लिए 3 इयर्स, इधर 6 मंथ्स, इधर सेम एज सेक्शन 54, इधर 2 इयर्स और इधर 3 इयर्स। अब कितना एग्जम्पशन मिलेगा आपको इन्वेस्ट करने पे? तो इधर अमाउंट इन्वेस्टेड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, मैक्सिमम 10 करोड़। इधर भी अमाउंट इन्वेस्टेड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, मैक्सिमम 50 lakhs। इधर अमाउंट यहाँ पे फॉर्मूला आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन। अमाउंट इन्वेस्टेड मैक्सिमम 10 करोड़, और ये लास्ट में दोनों जगह पे क्लब करके लिख देता हूँ, अमाउंट इन्वेस्टेड और गेन अमाउंट विच एवर इज लोअर। समझ रहा है? लॉक इन पीरियड 3, 5, 3, 3, 3। If asset is transferred before lock-in period, तो यहाँ पे कैलकुलेट रिवाइज्ड कॉस्ट विच इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एग्जम्पशन। बॉन्ड्स के केस में कैलकुलेट कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स प्लस एग्जम्पशन इज टैक्सेबल। 54F में कैलकुलेट कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी प्लस एग्जम्पशन इज टैक्सेबल, यानी ये दोनों जगह पे कैलकुलेट रिवाइज्ड कॉस्ट। फिर अपन ने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम करके पढ़ा था, याद है कि अगर तुम प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाते हो अप टू ड्यू डेट तो आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डाल दो। अब वो कॉन्सेप्ट 54 में एप्लीकेबल है जो मैंने आपको करवाया था, ईसी में नहीं है, एफ, बी और डी सब जगह पे है। मतलब अगर आप रिटर्न फाइलिंग की डेट तक प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाते हो तो फिर अकाउंट स्कीम में पैसा डाल दो, और अदर पॉइंट्स अभी डाल देने का लास्ट में। अब अदर पॉइंट्स में क्या डाल सकते हो तुम लोग? तो 54 में तुम डाल सकते हो कि इफ ऑन ट्रांसफर ऑफ ओल्ड हाउस प्रॉपर्टी देयर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच इज लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़, तो असेसी कैन इन्वेस्ट इन 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। याद है? दिस बेनिफिट यू विल गेट वंस इन अ। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम थोड़ा डिटेल में लिख देना। अभी 54 EC में वो सिक्योरिटी वाला पॉइंट डाल सकते हो, बॉन्ड शुड नॉट बी गिवन एज सिक्योरिटी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। याद है? एफ में 3 कंडीशंस जो मैंने आपको लिखाई एडिशनल, वो लिख देना अदर पॉइंट्स में। इधर वो 1037 का रेफरेंस दे सकते हो कि इफ लैंड इज कंपल्सरीली अक्वायर्ड, तो फिर आपको वो 1037 में एग्जम्प्ट हो जाएगा, 54B की ज़रूरत नहीं है। बाकी 54D में ऐसा कुछ अदर पॉइंट्स जैसा कुछ नहीं है। चलो बढ़ते आगे। अब मुझे आप लोगों को और एक कॉन्सेप्ट सिखाना है जो भी यहाँ से कनेक्ट होता है, ध्यान देना। ये जो नोट है वो एप्लीकेबल है इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड AJP को।
और ये नोट है ऑन सरचार्ज। हम लोगों ने दो टाइप की स्कीम्स पढ़ी हुई है, एक है ऑप्शनल स्कीम और एक है डिफॉल्ट स्कीम। आप थोड़ा सा याद करो, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है 10% एंड 10%। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 15% एंड 15%। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है 25% एंड 25%। एंड अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है 37। इधर तो 25 का 25 ही रहेगा, बराबर। अब है ना, अब एक प्रोविजन क्या बनाया गया है कि अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम अर्न करते हो विच इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A, या फिर अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है अंडर सेक्शन 112A, या फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है अंडर सेक्शन 112, और लास्ट में अगर आपको डिविडेंड इनकम आ रही है। अब डिविडेंड इनकम टैक्सेबल कौन से हेड में होती है? अदर सोर्सेस। याद रखना विनिंग्स नहीं है, विनिंग्स की बात नहीं हो रही है। ये 4 इनकम्स अगर आपको आ रही है, अब तुम समझो तो ये पहली 3 इनकम जो है ना, इस पे आपको क्या लगता है? स्पेशल रेट्स लगते हैं, और इधर आपको लगता है नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट मतलब स्लैब रेट और फ्लैट रेट। अब ये 4 इनकम्स के रिलेशन में रूल क्या है? तो ये 4 इनकम्स अगर आप लोगों ने अर्न की है तो आपका जो सरचार्ज होगा ना, सरचार्ज, इस पे कभी भी 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब आपको 25% वाला रेट और 37% वाला रेट लगाना नहीं है। कौन सी इनकम्स पे? ये 4 इनकम्स पे। तो पहले ये 4 इनकम्स पे बेसिक टैक्स कैलकुलेट करो, और अगर आपका सरचार्ज का रेट इज 25 तो ये 4 इनकम्स पे आप 15 ही लगाना, क्योंकि सरचार्ज यू कैलकुलेट ऑन बेसिक टैक्स। इसका मतलब क्या समझो, ये 4 इनकम्स आपको आई जो ऊपर मैंने लिखी थी वो, एंड इसके अलावा आपकी कुछ अदर इनकम्स भी आई। समझो ये 4 इनकम्स मिला के आपकी 30 लाख है, और अदर इनकम भी आपकी 30 लाख ही है। तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई? 60 हो गई, 60। अब तुम थोड़ा सा दिमाग चलाओ। राइट नाउ यू आर इनटू सरचार्ज ब्रैकेट ऑफ 10% ओनली। अब जब आपको सरचार्ज ही 10% लग रहा है तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं आएगा। मतलब यहां पे आप ये 4 इनकम्स की बात करो या अदर इनकम्स की बात करो, कि नहीं से सरचार्ज का रेट दोनों जगह पे 10 और 10 ही होने वाला है। कॉन्सेप्ट आएगा ही तब जब आपकी इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रही हो पहले तो। अच्छा समझो कि आपकी यहां पे इनकम 40 लाख है और यहां पे इनकम 80 लाख है, टोटल हो गई 120 लाख। 15-15 ही रेट होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं जब तक आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ तक है ना, दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। बट अब तुम बराबर से समझना, अगर समझो ये 80 लाख है और ये भी 80 लाख है तो भी 160 लाख ही हुआ। सरचार्ज रेट विल बी 15 and 15। अगर ये 80 लाख है, अभी अदर इनकम 80 है, और ये इनकम तुम्हारी 220 लाख है, 4 इनकम्स, टोटल कितनी हो गई? अब तुम समझो तुम्हारी इनकम 2 करोड़ के ऊपर गई, यू आर इनटू 25% टैक्स ब्रैकेट, मतलब सरचार्ज का ब्रैकेट। अब है ना, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तुम्हारी अदर इनकम ही चेक करनी है पहले। अदर इनकम तो 80 है, मतलब ये 2 करोड़ के ऊपर नहीं है ये अदर इनकम।
तुम्हारी इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रही है, किसके वजह से जा रही है? कि नहीं से ये 4 इनकम्स के वजह से। ये 4 इनकम्स जब तक आपकी इनकम को 2 करोड़ के ऊपर लेके जा रही है ना, तो भी दिमाग नहीं चलाना है, इट विल बी 15 and 15। ये 4 इनकम्स की वजह से अगर आपकी इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रही है, 15 and 15। बट सर अगर ऐसा हुआ कि ये 300 lakhs है और ये 80 lakhs है, टोटल हो चुका 380 lakhs, तुम्हारी इनकम पहले से ही कहने से 2 करोड़ के ऊपर है, अदर इनकम्स। ये इनकम उसको 2 करोड़ के ऊपर नहीं लेके जा रही है, वो पहले से ही 2 करोड़ के ऊपर है। तो अब क्या करना, अब ये 4 इनकम्स पे बेसिक टैक्स कैलकुलेट कर पे, उस पे 15% और इस पे 25%। बैठा दिमाग में? अच्छा समझो ये 80 लाख है और ये 600 lakhs है, टोटल हुआ 680 lakhs। तुम्हारी इनकम 5 करोड़ के ऊपर चली गई, लेकिन 5 करोड़ के ऊपर लेके कौन गया उसको? वो 4 इनकम्स लेके गई, 15 और 15। हाँ, अगर समझो तुम्हारी ये इनकम 600 है अदर इनकम और ये 200 है, तो 800 लाख हो गई इनकम। अब तुम्हारी पहले से ही अदर इनकम 5 करोड़ के ऊपर है, तो उस पे 37% या फिर 25%, वो डिपेंड करेगा ऑप्शनल के आप डिफॉल्ट स्कीम, और इसके ऊपर 15%। बैठ रहा है दिमाग में? अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल करवा रहा हूं, सॉल्व कैसे करना है मैं बता दूंगा, सॉल्व आप करके देना बाद में। समझो असेसी इज मिस्टर ए, इसका एज 45 इयर्स है एंड ये रेसिडेंट है। मिस्टर ए की इनकम आ रही है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 3 करोड़, उसको आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 2 करोड़, उसको आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 4 करोड़, और उसको डिविडेंड इनकम आ रही है 2 करोड़ की, और उसकी जो अदर इनकम्स हैं वो है 6 करोड़ की। अब इस पे अपने को क्या करना है? टैक्स कैलकुलेट करना है। पहले तो 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11 और 6, 11 + 6 कहने से 17 करोड़ की आपकी इनकम है। 17 करोड़ आपकी इनकम है, तो पहले अपन क्या करेंगे? 17 करोड़ पे पहले भाई बेसिक टैक्स और फिर सर्च आ जाएगा ना। अब है ना, मुझे कोई बोलेगा ना कि सर इस पे बेसिक टैक्स कितना, तो इट इज वेरी इजी कि 3 करोड़ पे बेसिक टैक्स इज 20%। मैंने आपको पहले भी बोला होगा शायद क्लास में कि कुछ ना दिया हो सम में, तो यू विल अज्यूम कि गेन आपको आया है 23rd के बाद, 23rd या उसके बाद, कुछ ना बोला हो तो इट इज 23rd या उसके बाद। तो 3 करोड़ पे 20%। सर इस पे टैक्स कितना? तो उस पे 12.5%। अच्छा इस पे टैक्स कितना? तो उस पे भी कहना से 12.5%। सर डिविडेंड पे टैक्स कितना? क्योंकि डिविडेंड पे तो कोई स्पेशल रेट नहीं लगता, उस पे तो क्या लगता है? नॉर्मल रेट। और अब हमें डिविडेंड के ऊपर टैक्स निकालना जरूरी हो चुका है। क्यों? क्योंकि डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स आएगा उसके ऊपर जो सरचार्ज आएगा कहने से वो 15% होगा। बाकी सब जगह पे आप देखो अदर इनकम ही 6 करोड़ है, तो उस पे आपका सरचार्ज 37 हो जाएगा। अपन ऑप्शनल स्कीम में जा रहे हैं, ठीक है, ऑप्शनल स्कीम। तो 6 करोड़ पे सरचार्ज कितना होगा? तो 6 करोड़ पे बेसिक टैक्स निकाल के उसके 37, बट 2 करोड़ पे बेसिक टैक्स कितना? प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें, समझा? जिस पे स्पेशल रेट लग रहा है उस पे तो अपन सरचार्ज लगा देंगे। अब ये 17 करोड़ को पहले बाइफरगेट करते हैं। चलो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A कितना था वो? 3 करोड़। इस पे आप कितना % बेसिक टैक्स लगाओगे? दिस इज योर बेसिक टैक्स। हाँ,
बेसिक टैक्स मिल गया, इस पे कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर क्या करोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A कितना है 2 करोड़। तो ये 2 करोड़ में से 1.25 लैक्स पहले माइनस करेंगे, नहीं समझा, 198.75 लैक्स आएगा और उस पे हम लगाएंगे 12.5% बेसिक टैक्स। समझा कि नहीं? दूसरा आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, कितना है वो अमाउंट 4 करोड़। 4 करोड़ पे 12.5%, क्योंकि कुछ नहीं गोल बोला है तो गेन 23rd के बाद आया है। और अब तुम समझो, अब तुम्हारी जो इनकम बच गई वो सब जाएगी अदर इनकम्स में। अदर इनकम में दो चीजें आ गई, डिविडेंड भी इधर आ गया प्लस अदर इनकम्स भी आ गई। कितना है सब मिला के 8 करोड़। 8 करोड़ पे क्या लगाओगे, स्लैब रेट। स्लैब रेट निकाल लगा के क्या नहीं मिल जाएगा आपको, बेसिक टैक्स मिल जाएगा। बट अब इसके अंदर बेसिक टैक्स डिविडेंड का भी है और इसके अंदर बेसिक टैक्स अदर इनकम का भी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर वापस से 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। डिविडेंड के ऊपर बेसिक टैक्स कितना, तो डिविडेंड का बेसिक टैक्स कैसे निकालेंगे, तो आपका जो टोटल बेसिक टैक्स आया उसको मल्टीप्लाई करना कितने से, 2 करोड़ से, और डिवाइड करना बाय 8 करोड़। अरे प्रोपोर्शनेट। और अदर इनकम पे टोटल बेसिक टैक्स इनटू 6 करोड़ डिवाइड बाय 8 करोड़। तो डिविडेंड का बेसिक टैक्स मिल गया, अदर इनकम का बेसिक टैक्स मिल गया। अब क्या करोगे, ये वाला जो बेसिक टैक्स आया उस पे 15% सरचार्ज, 15% सरचार्ज, 15% सरचार्ज, 15% सरचार्ज एंड 37%, और लास्ट में सब ऐड करके HEC 4%, टोटल टैक्स मिल जाएगा। समझा कि नहीं? पूछेंगे नहीं ऐसा, बट तुम्हें एटलीस्ट क्लैरिटी होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेशन करना है। डिविडेंड के केस में मेन समझो, बाकी तो ठीक है, वो तो तुम्हें पता ही है, उस पर बेसिक टैक्स निकालना इजी। डिविडेंड का बेसिक टैक्स कैसे आएगा, क्योंकि उस पर तो स्लैब रेट लगता है। इस तरह से डिविडेंड का बेसिक टैक्स निकालना है। समझा? ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने DT सिनॉप्सिस जो आपको बुक मिली है उसमें फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, क्योंकि इट इज कनेक्टेड विद टैक्स रेट्स। बट 111A 112A 112 का नॉलेज होने के बाद ही अपन ये कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। पहले आप लोग ये लिखेंगे इतना, और ये सम आप लोग मुझे फाइनल आंसर निकाल के देंगे कितना आ रहा है। चलो, एक केस स्टडी तो ऐसा आएगा ही एग्जाम में। OMR शीट में पर कैसा है ना, ये फुल फ्लेज सम जैसा ही हो गया, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। चलो, अब फ्रेंड्स आपका जो लास्ट हेड ऑफ इनकम है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम्स हैं।
पहला हेड ऑफ इनकम कौन सा था? दूसरा, तीसरा, चौथा एंड लास्ट इज अदर सोर्सेस। अब हर एक हेड के अंदर हमने पहला सेक्शन जो पढ़ा था वो था चार्जिंग सेक्शन। सैलरी का चार्जिंग सेक्शन 15 है, 22, 28, 45 और अदर सोर्स का है 56। अब हर एक हेड में हमने ये भी पढ़ा था कि हमें टैक्स कौन से ईयर में लगेगा। तो यहाँ पे इट इज ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे इट इज ड्यू बेसिस, यहाँ पे ऑप्शन इज गिवन टू assessee that either he can follow mercantile system or he can follow cash system। यहाँ पे year of transfer is your year of tax and again option is given to assessee। assessee को जो फॉलो करना है वो कर सकता है, मर्केंटाइल तो मर्केंटाइल, कैश तो कैश। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका सेक्शन नंबर 56 है, कौन सा सेक्शन है ये? चार्जिंग सेक्शन। इसके अंदर देयर आर 2 पार्ट्स, सेक्शन 56 सबसेक्शन 1, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2। सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है कि ऐसी इनकम्स जो पहले 4 हेड्स में कवर्ड नहीं है, प्लस वो इनकम्स एग्जम्प्ट नहीं है, तो वो सारी टैक्सेबल है अंडर अदर सोर्सेस। मतलब आपको समझ में आ रहा हो तो ये एक रेसिड्यूरी हेड हो गया आपका। सो ये जनरल इनकम्स हो गई जो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी। एंड 56(2) के अंदर आपको कुछ स्पेसिफिक इनकम्स दी है जिस पे आपको टैक्स हमेशा अदर सोर्स हेड में ही लगेगा। अब तुम समझो, अगर मुझे यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट बनाना हो कि कौन कौन सी इनकम ये हेड में टैक्सेबल होगी, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो एक तो हमें स्पेसिफिक इनकम्स देखनी पड़ेगी और जनरल इनकम्स के हमें एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे। तो मैं आप लोगों को अभी एक एक इनकम बताता जाऊंगा जो ये हेड में टैक्सेबल है। अभी के लिए हम लोग सिर्फ वही इनकम्स डिस्कस करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं। बोल देखो, पहला हेड पहला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी एंड एमएलए। अब एमपी और एमएलए को है ना एक अलाउंस मिलता है जिसका नाम है डेली अलाउंस या कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस। देखो ना लिखा है, वो अलाउंस फुल्ली एग्जम्प्ट होता है अंडर 1017, बट ये एग्जम्पशन उनको मिलता है ओनली अंडर ऑप्शनल स्कीम एंड नॉट अंडर डिफॉल्ट स्कीम। सेकेंड आपको पता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट। बैंक में जाओगे, सेविंग्स अकाउंट ओपन करो, एफडी आरडी अकाउंट ओपन करो। ये याद करो, इनकम फ्रॉम अ वेकेंट प्लॉट। हाउस प्रॉपर्टी में मैंने पढ़ाया था, बिल्डिंग से भाड़ा मिला तो फिर टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी में। लैंड विच इज अटैच टू बिल्डिंग से भाड़ा मिला, अगेन हाउस प्रॉपर्टी, बट सिर्फ एक वेकेंट प्लॉट से भाड़ा मिला, कैन आई से इट इज अदर सोर्सेस। सब लेटिंग अगर तुम्हें याद हो, मैंने प्रॉपर्टी आपको भाड़े पे दी और आपने किसी और को भाड़े पे दी, अदर सोर्सेस। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, बिजनेस एंड प्रोफेशन में पढ़ाया था मैंने आपको। विनिंग्स की इनकम जो अपनी ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है कैपिटल गेन्स में। एडवांस मनी रिसीव्ड एंड रिटेन्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2014। कंपेंसेशन अगर लेट मिलता है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगी, इंटरेस्ट टैक्सेबल होगी अंडर अदर सोर्सेस, रिसीव बेसिस पे टैक्स लगेगा और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50%। जब कंपलसरी करवाया था तब मैंने ये डिस्कस किया था।
कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके नाम पे हम पॉलिसी लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कीमैन इंश्योरेंस। याद आ रहा है ऐसा कुछ? फिर आपको कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, जो अमाउंट मिलेगा वो डिपेंड करता है कि अमाउंट किसको मिल रहा है। सो आप देखोगे तो काफ़ी सारे पॉइंट्स अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिए हैं। ये ठीक है, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। विनिंग्स में खर्चे नहीं मिलते, डिडक्शन नहीं मिलता, लॉस नहीं मिलता है, 30% टैक्स रेट लगता है, रीबेट आता है, रीबेट मिलता है विनिंग्स के सामने। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इज नॉट अलाउड। याद है ना, ये सब हो चुका है डिस्कस। सो अभी मुझे इतना ही डिस्कस करना है जो पॉइंट ऑलरेडी हो चुके थे। अब आप लोग पहले तो ये लिखोगे, सेक्शन लिखोगे, और जो पॉइंट मैंने यहाँ से आपको करवाए वो इनकम्स लिखोगे अभी। चलो हेडिंग दो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक अपना मंडे होगा, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। मतलब थोड़ा सा बचेगा तो वो ट्यूसडे खत्म हो जाएगा। हाँ आराम से। क्या नहीं, अदर सोर्स कैपिटल गेन्स लिखना। आर्यन को एक बार और लिखना था ना, क्या हुआ? हाँ क्यों? कॉलेज का क्या काम था आपको? कॉलेज तो बंद है अभी, तो रोज जाना पड़ता है कॉलेज। क्या इश्यूज आ रहे हैं एडमिशन में? कॉलेज में केटी लगा आपको? स्पोर्ट्स में? मतलब स्पोर्ट्स के अभी सब्जेक्ट है क्या, क्या है? सब्जेक्ट है अभी से? कितना है बिजनेस एंड प्रोफेशन? इतना बड़ा थोड़ी है। हाँ हाँ, कैपिटल गेंस छोटा है ना, मेरी मर्जी। तो आप और एक बार लिख दो, फिर थर्ड टाइम लिख दो। हाँ उसके बदले में आप लिख दो अगर आपको लिखना हो तो। हाँ उसका माफ कर देंगे बस, डन। हाँ दूसरी बार भी और तीसरी बार भी लिखो फिर, 3 बार। हाँ एक काम करते हैं आर्यन, आप है ना बिजनेस मत लिखो, अदर सोर्स, इसके बाद और 2 चैप्टर है, क्लबिंग सेट ऑफ, और उसके बाद डिडक्शन, ये लिख लो आप। नहीं छोटा है तो भी, तीनों मिला के भी, चारों चैप्टर मिला के और छोटे है ना, डन। जब जिस दिन डिडक्शन खत्म होगा ना, उसके नेक्स्ट डे सब। नहीं नहीं छोटा ही है, क्लबिंग देख ले, 4 पेज का चैप्टर है बुक में, सेट ऑफ 1 पेज का है, डिडक्शन थोड़ा बड़ा है ना। तो तेरा क्या है ना, ये भी सब भी रिवाइज हो जाएगा अच्छे से।
आप लोग सबको भी मेजॉरिटी प्रोविजंस याद है कि नहीं है बिजनेस के? अभी कैपिटल गेन स्टार्ट कर दो और लिखते वक्त फ़ोन साइड में होना चाहिए, फ़ोन साथ में मत रखना। ब्याज किसका लेक्चर है? सेकंड एफएम। किसका? तेरा? दूसरा फ़ोन क्या किया? स्विच ऑफ? गुड। करूँगा, मेरे को टाइम मिलेगा तब करूँगा रिप्लाई में। अंडरस्टैंड, मॉड्यूल आप करने जाओगे ना तो आपका सिलेबस कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगा। मॉड्यूल में कुछ चीज़ें जो है वो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, वो जो आपने परक्विजिट्स भी देखे होंगे वो रेलेवेंट नहीं होंगे, इसीलिए मैंने कवर नहीं किया है। क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चंस आप देख लो ना, वो क्वेश्चंस में कहीं पे भी थे क्या वो परक्विजिट? नहीं। मॉड्यूल में तो आप अलाउंसेस देखो, अलाउंसेस का आपको पूरा लिस्ट मिलेगा। वो सब अभी कैसा है ना कि आपको कुछ चीज़ें तो हटानी ही पड़ेगी, नहीं तो सिलेबस कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे आप। इनफैक्ट आप पीजीबीपी चैप्टर देखना सिर्फ मॉड्यूल से, कितना बड़ा चैप्टर डाला है उन्होंने। बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप सब चीज़ें कर पाओ। अपन ने तो भी सब किया ही है, ऐसा नहीं है नहीं छोड़ा है कोई भी। बट आप मॉड्यूल देखो और इसके कंपैरिजन में ये बुक देखो। हो गए ये 6 पॉइंट लिख के पहले विनिंग्स की इनकम लिखो। डन। अभी आप लोग यहाँ से देखो, ये एक तो कीमैन लिखना है 12th पॉइंट, 14th और 15th। ठीक है, चलो।